नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट नो में। दोस्तों 4 साल के इंतज़ार के बाद हमारे देश में CAA फाइनली जो है लागू कर दिया गया है। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको कैब के नाम से भी जाना जा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। 2019 में इसको सबसे पहले लेकर के आया गया था, तब इसको लागू नहीं कर पाए थे, कारण क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। आपको याद भी होगा 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इवन शाहीन बाग में ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किए गए थे। साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि इधर जो हमारा ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किए गए थे। हर एक प्रोटेस्ट का अपना एक अलग कारण था इसको लेकर के। तो ऐसे इसमें क्या चीज़ें थी, CAA 2019 में ऐसे क्या क्या चीज़ें थी जिसको लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट क्रिएट हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए, इसको लागू नहीं होने दिया। अब 2024 में इसको लागू कर दिया गया है, तो क्या इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और या फिर इसको वैसे ही लागू कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। और क्या वो डाउट लोगों के दिमाग में क्रिएट होने चाहिए थे जो लोगों के दिमाग में वहम डाल दिए गए थे इसको लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 2 में, हमारे यहाँ पर संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि हमारे देश का जो नागरिक होगा वो कौन होगा, ठीक है, और किस तरीके की उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन हमारे देश का नागरिक बन सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे भाग 2 में आती है संविधान के। 1955 में अगर हम बात करें, भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था हमारे देश में। उसमें 5 तरीके थे हमारे देश की नागरिकता को लेने के लिए, और वापस मतलब अगर हम नागरिकता लेना चाहते हैं, किसी की नागरिकता छीनने के लिए 3 तरीके थे। तो उन सभी तरीकों में ऐसा नहीं है कि पहली बार ये संशोधन किया जा रहा था 2019 में, इससे पहले भी उसमें संशोधन किए गए हैं। 1986 में भी संशोधन किया गया है, 1992 में भी संशोधन किया गया था, 2003 में, 2005 और 2015 में भी संशोधन किया गया। 2019 में जब इसको CAA को लेकर के आया गया तो बहुत ज़्यादा बड़ा हंगामा हो गया था। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि अब से पहले, इससे पहले जितने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर के आए गए, उन सभी में धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं रखा गया था नागरिकता देने के लिए। अब 2019 में जो संशोधन बिल लेकर के आया गया, इसमें नागरिकता देने के लिए पैरामीटर में धर्म को जोड़ दिया गया। इसमें खास तौर पर यह बताया गया कि खास 3 देशों से, स्पेशली 3 देशों के लिए ही ये अधिनियम लेकर के आया गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन 3 देशों से 6 धर्मों के लोग, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और ईसाई, ये 6 धर्मों के लोगों के लिए इस अधिनियम को पार किया गया, एक्चुअली लाया गया। बताया गया कि ये लोग वहाँ पर धर्म पीड़ित है, और ये हकीकत भी है क्योंकि वहाँ के जो संविधान है वो इस्लामिक स्टेट बनाता है उन देशों को, और वहाँ पर ये लोग अल्पसंख्यक है, उनको प्रताड़ित किया जाता है तो वो भारत में आ जाते हैं। तो उनको लेकर के सरकार ने ये अधिनियम पारित किया कि जब वो प्रताड़ित है, वहाँ से तड़पा कर गया है, तो फाइनली हमारा देश उनको नागरिकता देगा। और इसके लिए शर्तें रखी गई कि अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आ चुका है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर क्योंकि 2019 में लेकर के आए थे, अब देख लो 2014 से 2019 में कितने साल हो गए, 5 साल हो गए ना, तो 5 साल इसको पलट दिया गया। यानी कि या तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हुआ हो, या फिर भारत में रहते हुए उसको 5 साल हो गए हों। तो ऐसे व्यक्ति को खास तौर पर जब वो इन 6 धर्मों में से रिलेटेड होगा, किसी भी एक धर्म का होगा, तो उसको नागरिकता, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई इन पैरामीटर को क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको इलीगल शरणार्थी ही माना जाएगा, गैर संवैधानिक तरीके से उसको माना जाएगा कि भारत में प्रवेश किया है, उसको सजा भी मिलेगी, उसको बाहर भी निकाला जाएगा। अब मुद्दा ये था कि दिल्ली जो इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें ये भी कहा गया कि भाई जो हमारे देश में जो म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया है, वो भी तो धर्म पीड़ित है। अब मामला ये है कि म्यांमार में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से ज़्यादा है, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीड़ित है, और पीड़ित होकर के यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए इसको उसमें नहीं रखा गया है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ रोहिंग्याओं को ही नहीं रखा गया है, इवन रोहिंग्याओं का ही मामला नहीं है, क्योंकि ये देखो सरकार की अपनी पॉलिसी है, और वो अपनी पॉलिसी में कितना क्राइटेरिया रखना चाहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें श्रीलंका में भी जो सिंहल और तमिल है उनके बीच में भी विवाद होता रहता है, और जो तमिल है वो श्रीलंका से शरणार्थी बनकर के भारत में आए हुए हैं, तो वो हिंदू हैं। अब उनको भी इसमें कहीं ना कहीं जगह नहीं दी गई है, उनको भी प्रोटेस्ट करना ही था इसको लेकर के। तो इस तरीके की चीज़ें रही हैं, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें 6 धर्मों को स्थान दिया गया है, हिंदू, सिख,
और बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई और पारसी। इन छह धर्मों के लोग और ख़ास तौर पर 3 देशों से, अगर अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ये लोग शरणार्थी बनकर के भारत में आते हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले आते हैं या फिर इनको रहते हुए 5 साल हो जाते हैं भारत में, तो इनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, यानी कि असम में अगर हम बात करें, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, वो लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा ये चाहते हैं कि बाहर के लोग वहाँ पर रहने भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर बसे नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। जो शेड्यूल हमारा 6 है संविधान के अंदर, वो उनको स्पेशल राज्यों का दर्जा देता है। वहाँ पर ऐसे ही नहीं कोई भी बाहर से जा करके बस नहीं सकता है, वहाँ पर रह नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी संस्कृति को कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के एक तरीके से इंटरप्ट कर दे। अगर हम बात करें, असम में 1978 में एक MP हीरालाल की मृत्यु हो जाती है और उसकी वजह से री इलेक्शन कराना पड़ता है। जब री इलेक्शन होता है तो देखने में आता है कि जो वोटर लिस्ट है, बहुत ज़्यादा अचानक से वोटर बढ़ गए हैं वहाँ पर। अचानक से वोटर की जो संख्या बढ़ती है तो वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि भाई ये सारे के सारे घुसपैठिए हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं। अब उनको निकालने के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। 1979 से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और 1985 तक चलता रहता है। बहुत बड़ा हंगामेदार प्रोटेस्ट क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद 1986 में असम अकॉर्ड आता है। असम अकॉर्ड में NRC लागू की जाती है असम में, ठीक है। NRC लागू हुई और असम में ही लागू हुई और असम में ही समाप्त हो चुकी थी, यानी कि कहीं और NRC लागू नहीं की गई थी, केवल असम में ही NRC लागू हुई गई। उसमें जब चीज़ों को देखा गया, लोगों को देखा गया, तो 19 लाख वहाँ पर ऐसे गैर कानूनी लोग पाए गए जो कि बाहर से आकर के वहाँ पर रह रहे थे, ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे और इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। उन 19 लाख लोगों में भी ये शर्त सरकार के द्वारा असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ रख दी गई कि भाई जो 24 मार्च 1971 से पहले यहाँ पर आए हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, और जिनके पास जो इसके बाद आए हैं वो लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वो गैर कानूनी रूप से यहाँ पर आए हैं, वरना उनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब होता क्या है, चलो इतनी भी ठीक थी बात, लेकिन अब जब 2019 में इसको लेकर के आया जाता है तो उन शरणार्थियों की जो डेट थी, यानी कि 24 मार्च 1971 जो डेट रखी गई थी, सरकार के द्वारा इसको बढ़ा दिया जाता है। इवन कितना, 31 दिसंबर 2014 से पहले कह रहे हैं, यानी कि अगर जो 2014 से पहले आए हैं उन सभी को जो है नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि इसके अकॉर्डिंग आप खुद सोच लो, सरकार तो नागरिकता देना चाह रही, बात को कई बार स्पष्ट भी किया गया है कि भाई जो डेट है लोगों को इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि पहले डेट 75, अब डेट क्या है 31 दिसंबर 2014। तो जो लोग उसके अंतर्गत नहीं आ रहे थे इस वाले डेट के अंतर्गत, वो उन सभी लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। और जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट का है, जो कि कहा भी गया है कि वो नागरिकता लेने के लिए नहीं, इवन नागरिकता देने के लिए इस एक्ट को, इस अधिनियम को लेकर के आया गया है। अब अगर हम बात करें, जैसा कि प्राचीन इतिहास भारत का रहा है बाहें खोल करके लोगों को अपनाने का, उसी नियम के आधार पर इस अधिनियम को लेकर के आया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं उन सभी को आसरा मिल सके, जगह मिल सके और वो भी खुशी खुशी दुनिया में रह सके। तो मेरे हिसाब से तो ये अधिनियम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होनी नहीं चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इस अधिनियम को अच्छे से समझ भी चुके होंगे, क्या क्या मामले बने हैं और इसलिए गैर कानूनी शरणार्थियों से देश को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए। तो खैर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अधिनियम पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।